प्रधानमंत्री के आप सलाहकार हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के, और उसके साथ साथ 8 से 10 देशों में आपने भारत के राजदूत होने का प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर वोरा, मेरा सवाल, प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और आत्मीय रूप से महाकाल का नाम लिया, सरस्वती का नाम लिया, लक्ष्मी का नाम लिया। जापान के साथ ये आध्यात्मिक रिश्ते जोड़ने की किस तरह की नीति आपको दिखाई देती है डॉक्टर वोरा? आभारी हूँ आपका आरसी साहब कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शामिल होने का, शरीक होने का, बाकी लोगों से बातचीत करने का। लेकिन आप हमारे भूतपूर्व फॉरेन सेक्रेटरी साहब को ले आए हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, मुझे डर लगता है कुछ कहूँ या ना कहूँ। इन सब की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। अमन अग्रवाल तो एक्सपर्ट है इकोनॉमिक मैटर्स में। अभी आपने ये बायलैटरल विजिट का जो जिक्र किया है, जो पीएम साहब जापान गए हैं, आज उन्होंने एक बहुत दिलचस्प चीज कही। जब 40,000 जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा इट्स अ नेचुरल पार्टनरशिप। एक मजेदार चीज मैं बताना चाहता हूं सर कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप जानते हैं कि जब बाकी सभी देशों जो विजयी थे उन्होंने कहा कि जापान से हम पैसा लेंगे, इसको वॉर इंडेमनिटी कहते हैं। भारत ने कहा हम नहीं लेंगे। जापानी लोग अभी तक वो याद रखते हैं कि हमने कहा कि आपकी हालत बहुत खराब है, हम अभी अभी निकले, हम अभी अभी आजाद हुए, हम नहीं चाहते कि आपसे कुछ लें। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, ये तो आपको पता है कि किस तरह से हमारे संबंध 8वीं शताब्दी तक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आज हम देख रहे हैं सर, जापान एक बुढ़ा देश हो रहा है, द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसकी मीडियन एज 47 साल की है, यानी आधे जापानी 47 साल से कम है और आधे 47 साल से ज्यादा है। भारत की मीडियन एज 29 साल है। मेरे जैसे 65 करोड़ भारतवासी हैं जो 29 साल से कम है, और 65 करोड़ और है जो 29 साल से ज्यादा है। सो दिस मीटिंग बिटवीन एन एजिंग सोसाइटी एंड अ यंग सोसाइटी, इसका अपना एक डायनामिक होता है विच इज ट्रेमेंडस। इसका पीएम साहब ने जिक्र किया था जब वो बोले कि वी आर नेचुरल एलाइज। और जो मैं देख रहा हूं सर, अगर कोई आज मुझे कहता है कि हमें कुछ बताओ कि आप दोनों के बीच, जापान और भारत के बीच कुछ ऐसी चीजें बताओ, ऐसे मुद्दे बताओ जिसपे हम सहमत नहीं है या हम एक दूसरे से नाराज हैं, तो मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढने में जहां पर भारत और जापान एक साथ चीजें नहीं देखते। आपने क्वाड का भी जिक्र किया, चीन घबराया हुआ है नेचुरली। ये क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत हुई थी जब 2004 में सुनामी आई थी, भारत ने लीड किया तो रिलीफ एफर्ट, फिर हल्के हल्के करते आज ये यहां पहुंचा है जहां पर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ साथ मिलिट्री कोऑपरेशन है। और जिसको भी आप देखें सर, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन पैसिफिक रीजन में सब, बल्कि यहां तक कि फ्रांस और ब्रिटेन भी वो अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम भी क्वाड में आना चाहते हैं, क्योंकि एक ही गोंद है इस समय जो क्वाड को और मजबूत कर रही है। उस गोंद का नाम चाइना है सर, उसकी पॉलिसीज किसी को पसंद नहीं। जी डॉक्टर वोरा, सवालों की भरमार है, सवालों की भरमार। 40 घंटे, लगभग 2 दर्जन मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री। सवाल ढेर हैं, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। जल बख्शी, आपको आवाज आ रही है? जी जल बख्शी, आपका स्वागत है। चीन भारत की कूटनीति से और खासकर क्वाड को लेकर लगातार अपने तरह से बयान देता रहा है। उनके विदेश मंत्री ने एक और बयान दे दिया। जल बख्शी, उनके विदेश मंत्री यांग वी कहते हैं कि ये एशिया का नाटो कभी नहीं बन पाएगा। देखिए, वो एशिया चीन कुछ भी चाहे, ये अगर चीन की राइजिंग पावर को, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को बैलेंस करना है तो उसका एकमात्र जवाब है क्वाड। और क्वाड के अंदर जो भारत और चीन, एशिया में ऐसे 2 ध्रुव हैं, ऐसे 2 पोल्स हैं, एकमात्र जो अगर वो इकट्ठे आए तो चीन की पावर काउंटर बैलेंस हो सकती है। नहीं तो चीन को नियंत्रण देने वाला कोई नहीं। अमेरिका के साथ लोगों को थोड़ी चिंता होती है कि उनकी रिलायबिलिटी फैक्टर पे बड़ी सवालिया निशान है, खासकर उन्होंने अफगानिस्तान से जो विड्रॉल किया उसके बाद, और यूक्रेन को भी उन्होंने हवा में लटकता छोड़ दिया था। लेकिन इंडिया और जापान एशिया के हिस्से हैं।